स्टोरीज क्या हैं, कहानियाँ क्या हैं? कहानियाँ हैं डेटा विद द सोल। बुद्धा के जो शहदाई थे, आशिक थे, उन्होंने बुद्धा की कहानी पत्थरों को तराश कर कही। रोज एक खूबसूरत औरत बादशाह के हरम में जाती और अगले दिन तमाम दरबार के सामने उसका सर कलम किया जाता। अगर इसको आप रैशनली एनालाइज करें, इंजीनियर्स भी बैठे हैं यहाँ, तो आपको हंसी आएगी कि क्या गप मार रही है। एक आदमी है, उसकी ज़िंदगी की कहानी सुनाई जा रही है, वो तकलीफ़ों से गुजर रहा है, वो मसाइल से जूझ रहा है और उसके बाद फाइनली अपनी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है उसके करीब तरीन पहुँचने लगता है कि उसकी डेथ हो जाती है। ओह, आप बड़ा तकलीफ़ में रहते हैं और आपने दोस्त को फ़ोन करके कहते हैं सीज़न ज़रूर देखना। आज जो हम जिस पे बात कर रहे हैं उसमें हम जाएंगे हाइब्रिड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ। कुछ इंग्लिश, कुछ उर्दू, ठीक है, ताकि आपके साथ कनेक्ट करना भी ज़रूरी है। और इसको इंटरैक्टिव रखेंगे, हम बीच में कुछ स्ट्रेच ब्रेक्स भी लेंगे। इंटरैक्टिव मॉडल होगा, आप लोग कहीं पे भी मुझे रोक सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि ये ऐसे क्यों है, ऐसे नहीं। और अगर आप कहीं भी मुझे नहीं रोकते तो आखिर में हम सवाल जवाब का सेशन कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग की तरफ। ये नज़र आ रहा है आपको, जिसे बैबलियन की सिविलाइजेशन कहते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन। और उसमें सुमेरियन, आज भी लफ्ज़ सामरा यूज़ होता है, आपने देखा होगा, जैसे बाबुल और नैनवा की तहज़ीब भी पढ़ते हैं आप उर्दू में। ये उस तहज़ीब के दौर में पत्थर पे बनाई गई एक कहानी है। ये आदमी कोई नजराना लेके आया है और ये किसी ताकतवर आदमी के आगे नजराना पेश कर रहा है। ये 3500, तकरीबन 3500 कब्ल मसीह की एक सुनाई हुई कहानी है, दिखाई हुई कहानी है, क्योंकि शायद वो अल्फाज नहीं थे उस वक्त। तो जो सबसे कदीम इंसान था, उसने सबसे पहले कम्युनिकेट करना शुरू किया, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना शुरू किया सिंबल्स के ज़रिए, इशारों के ज़रिए, जो कि आपको नज़र आते हैं, मिस्र में भी मिल जाएंगे, आपको म्यूज़ियम्स में मिल जाएंगे पूरी दुनिया में। फिर आप आगे बढ़े तो ज़बान ईजाद हुई, फिर भी इंसान इसी तरह से सिंबल्स के ज़रिए कनेक्ट करता रहा। जब ज़बान ईजाद हुई तो जो सबसे पावरफुल मीडियम था इंसान का, एक इंसान से दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट करने का, वो विजुअल, बसरी के बाद सबसे ज़्यादा अहम था लिसानी, वर्बल। और उसमें जो सबसे पावरफुल एलिमेंट था, सबसे ताकतवर एलिमेंट था, वो था दास्तान गोई, कहानी सुनाना। ये देखें, ये तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ये बुद्धा की लाइफ के ऊपर है कि बुद्धा जो है वो कैसे उस अपने संघासन पे गया, फिर उसने अपने संघासन को कैसे छोड़ा। ये आपको मिल जाएगा कराची म्यूज़ियम में भी, लाहौर म्यूज़ियम में भी आप जाएं, वहाँ पर भी आपको बुद्धा के जो शहदाई थे, आशिक थे, उन्होंने बुद्धा की कहानी पत्थरों को तराश कर कही। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुराने फ़ारिस में, जिसको हम ओल्ड पर्शिया कहते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी सल्तनत थी, बड़ी खुशहाल सल्तनत थी। उसमें एक बादशाह था, उसका नाम था शहरयार। और शहरयार बहुत अक्लमंद था, बहुत इंसाफ पसंद था और बड़ा ताकतवर बादशाह था। और उसने अपनी सल्तनत में इंसाफ कायम किया हुआ था। शहरयार की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने शहरयार को तब्दील कर दिया। शहरयार की बीवी, जो कि उसे बहुत पसंद थी, उसने उसके साथ बेवफाई की। शहरयार ने अपनी बीवी की बेवफाई से दुखी होकर एक हुक्म जारी किया, इंतहाई खौफनाक हुक्म। उसने कहा कि इस औरत को सारे दरबार के सामने सज़ा दी जाए और इसका सर उड़ा दिया जाए। सारे दरबार ने देखा कि उसने अपनी सबसे महबूब बीवी का सर अपने दरबारियों के सामने उड़ा दिया।
पूरे फारिस में खौफ की फ़ज़ा फैल गई। बादशाह ने एक हुक्म जारी किया। उसने कहा कि आज से मैं हर रोज़ फारिस की एक खूबसूरत औरत से शादी करूँगा और अगले दिन बिल्कुल इसी तरह सुबह होते ही तमाम दरबार के सामने उसका सर कलम कर दूँगा। पूरे फारिस में एक खौफ की फ़ज़ा थी। माँ बाप अपनी बच्चियों को छुपा रहे थे कि कहीं बादशाह की नज़र हमारी बेटी पे न पड़ जाए। और फिर ये होना शुरू हो गया। रोज़ एक खूबसूरत औरत बादशाह के हरम में जाती और अगले दिन तमाम दरबार के सामने उसका सर कलम किया जाता। बादशाह का एक वज़ीर था, बहुत दाना वज़ीर था। उसकी बेटी थी, उसका नाम था शहरज़ाद। शहरज़ाद ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हुई थी, बहुत सारे फ़लसफ़े पढ़े हुए थे, कुछ तारीख़ का इल्म रखती थी, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलती थी। शहरज़ाद ने अपने बाप से कहा कि आप जाकर बादशाह को मेरा रिश्ता पेश करें। उसके बाप ने कहा, तुम पागल हो गई हो, वो तुम्हें अगले दिन सारे दरबार के सामने कत्ल करा देगा और तुम मुझे इतनी अजीज़ हो, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। शहरज़ाद ने कहा कि देखें, अगर मैं मर गई तो आप समझिएगा कि फ़ारिस की एक और बेटी भेंट चढ़ गई, और अगर मैं बच गई तो फ़ारिस की कितनी बेटियां बच जाएंगी। बादशाह को वज़ीर ने उसका रिश्ता दिया, बेटी के हाथों मजबूर होके। बादशाह ने शहरज़ाद से शादी कर ली। अब हुआ ये कि शहरज़ाद का कत्ल होने का वक्त, क्योंकि बादशाह की ये रूटीन थी, उसने तो अगले दिन कत्ल करना था, करीब आया। सुबह होने वाली थी तो शहरज़ाद ने बादशाह से कहा कि अब मेरे मरने का वक्त करीब आ गया, तो आप बहुत जाहो जलाल वाले, बड़े इंसाफ पसंद आदमी हैं, क्या मैं मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश कर सकती हूँ? उसने कहा, करो। उसने कहा शहरज़ाद ने कि मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। उसने कहा, सुनाओ। तो शहरज़ाद ने कहा कि अरब में एक ताजिर था। वो ताजिर जो है वो सारा साल तिजारत के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र किया करता था। एक दफ़ा वो एक रेगिस्तान से गुज़रा, उसके पास खाना कम था, खजूरें थीं और पानी था। उसने खजूर खाए, पानी पिया और गुठलियाँ फेंकता गया। गुठलियाँ फेंकता गया यहाँ तक कि एक बगुला उठा उसके गुठली फेंकने से। आपको पता है रेगिस्तान में जो बगुले उठते हैं, बगुला उठा, उसने देखा बगुले में से एक जिन बरामद हुआ। उस जिन ने कहा कि कमबख्त, तूने क्या किया? तूने मेरा बच्चा मार दिया गुठली से। उसने कहा, मैंने तो अनजाने में गुठली खा के फेंकी थी, मुझे क्या पता कि इससे तेरा बच्चा मर जाएगा। जिन ने कहा कि तेरी सज़ा तो मौत है, तू अब बच नहीं सकता। इस पर उस अरब ताजिर ने कहा कि देख, तेरे में और मेरे में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये कि तू भी बाप है और मैं भी बाप हूँ, मैं भी घर बच्चे छोड़ के आया हूँ, तुझे भी अपने बच्चे के मरने का दुख है। तू ऐसा कर कि मेरे कुछ नामुकम्मल काम मुझे मुकम्मल करने की इजाज़त दे दे, मुझे 1 साल की मोहलत दे दे। मुझे 1 साल लगेगा अपने घर जाने और वापस आने में, और मैं ये तुझे अपना वादा देता हूँ कि मैं वापस आऊँगा, तू मुझे कत्ल कर देना। बहरहाल जिन इस बात पर राज़ी हो गया। हुआ ये कि वो 1 साल बाद अपने तमाम काम निपटाकर फिर वहीं पर गया जहाँ बगुला उठा था, और वो जिन भी वहीं मौजूद था। लेकिन वहाँ वो क्या देखता है कि एक बूढ़ा आदमी है जिसने हाथ में एक अजीब सा जानवर पकड़ा हुआ है, और उस जानवर से बातें कर रहा है और जानवर उससे बातें कर रहा है। और उस आदमी ने कहा बीच में आकर कि देखो, तुम मुझे जिन से बात करने दो, हो सकता है जिन तुम्हारी जान बख्श दे। इसने कहा, वो कभी नहीं बख्शेगा, वो बड़ा जालिम जिन है। फिर उसने कहा, तुम मुझे जिन को एक कहानी तो सुनाने दो, हो सकता है वो तुम्हारी जान बख्श दे। बहरहाल वो राज़ी हो गया और जिन को कहानी सुनाने लगा। यहाँ तक रुक कर शहरज़ाद ने बादशाह की तरफ देखा और कहा कि मेरे कत्ल का वक्त आ गया, सुबह हो गई है। तो बादशाह ने कहा, क्या कहानी सुनाई? वो कहानी सुनाओ। उसने कहा, देखें, मैं बचूंगी तो कहानी सुनाऊंगी ना, तो मेरे तो कत्ल का वक्त आ गया। बादशाह ने कहा, अच्छा तुम क्या चाहती हो?
उसने कहा आप ऐसा करें कि आज रात की ज़िंदगी बख्श दें, कल ये कहानी मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, हुआ ये कि बादशाह ने उसकी ज़िंदगी बख्श दी एक रात के लिए। अगले दिन फिर कहानी दर कहानी, यहाँ तक कि कई साल गुजर गए और शहरज़ाद के बच्चे भी हो गए और बादशाह का दिल बदल गया। और इन कहानियों को जब जमा किया गया तो आपके कल्चर की सबसे बड़ी कहानी अल्फ लैला वजूद में आई। जिसे आप अलिफ लैला कहते हैं वो अल्फ लैला है। अल्फ कहते हैं अरबी में हज़ार को और लैल कहते हैं शाम को, रात को, यानी 1000 रातों की कहानी। तो ये है जी पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, कि जिसमें आप एक ऐसी दुनिया में किसी दूसरे इंसान को ले जाते हैं जो कि उसने शायद देखी हो या ना सुनी हो, लेकिन वो उसके साथ कनेक्ट करता है। अब आ जाएं आपके, हम इसको थोड़ा सा डीपली एक दफ़ा देखते हैं कि छोटे छोटे फ़र्क हैं। अंग्रेज़ी में स्टोरी कहते हैं और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। हम उर्दू में बात करते हैं कि उर्दू में लफ्ज़ है दास्तान। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि दास्तान, किस्से, कहानी और हिकायत में क्या फ़र्क है? दास्तान जो है वो फिक्शनल होती है। हैरी पॉटर पता है क्या है? दास्तान है। सिर्फ इसमें एक फ़र्क है कि ये वो शायद बहुत ज़्यादा तवील नहीं है, बल्कि तवील भी है। अगर आपको मैं मॉडर्न उसमें समझाने की कोशिश करूँ तो दास्तान हमेशा तवील होती है और ये फिक्शनल कैरेक्टर्स पे होती है कि जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता। किस्सा जो है वो ज़्यादातर मजहबी होता है और इखलाकी होता है, और कहानी आम बयानिया होता है। मिसाल के तौर पे हो सकता है आप भी यहाँ आएँ और कोई कहानी सुना दें। कहानी बड़ी एक सादा सी चीज़ है। और हिकायत में हमेशा इस्लाह का पहलू होता है, क्योंकि इसमें हिकमत होती है, कोई ना कोई रम्ज़ होता है जिससे आपको समझाना होता है कहानी के ज़रिए। हाउ स्टोरीज शेप माइंड्स एंड मूव हार्ट्स। अच्छा, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। स्टोरीज़ क्या हैं? कहानियाँ क्या हैं? कहानियाँ हैं डेटा विद द सोल। जो डेटा है ना, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर अगर आप रूह फूंक दें तो वो कहानी है। कहानी सुनाना इसलिए ज़रूरी है कि कहानी तब्दीली लेके आती है, कहानी तब्दील करती है। इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन का सफ़र है। फिर आप ये देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अ स्टोरी इज़ नॉट पावरफुल बिकॉज इट इज़ ट्रू, बट बिकॉज इट फील्स ट्रू। अच्छा, सैमुअल ने इतनी खूबसूरत बात की। वो ये कहता है, अंग्रेज़ी शायर है, वो ये कहता है कि स्टोरी जो है वो आपके सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कर देती है आपके। ठीक है, अब क्योंकि मैं इधर खड़ी हूँ, मैं आपको देख सकती हूँ। अभी तक जो मैं आपको सुना रही थी, ठीक है, अगर इसको आप रैशनली एनालाइज करें, इंजीनियर्स भी बैठे हैं यहाँ, तो आपको हंसी आएगी कि क्या गप मार रही है। ठीक है ना? लेकिन आप लोग हैं, गप ही है ना? ठीक है, सही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप वो लॉयन किंग देखी है आपने? देखी है ना? तो आपको आ जाना चाहिए था पहला ही सीन देख के। जानवर बात करते हैं आपस में कभी इस तरह? इसको कहते हैं सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है कि आपको ये यकीन दिला दिया जाए कि जो आप देख रहे हैं वही हकीकत है। ठीक है, अभी आपने कहा कि जी ये गप थी, तो जब स्कार ने कहा था मुसाफा से कि लाइफ इज नॉट फेयर, यू सी आई शैल बी द किंग, तो आपने बड़ी तालियां बजाई थी। कभी आपने शेर के बच्चे को ये बात दूसरे शेर के बच्चे से कहते सुना? दिस इज सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कि आपको लगे यही सच है, आपको लगे ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर जितने सुपर हीरोज की कहानियां हैं जिनकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आती है, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, ओ भाई कोई बंदा देखा है आपने जिंदगी में ऐसा? आप लगाए ना छलांग ऊपर से, वहां बड़ी तालियां बजाते हैं। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ।
कहानी आपके जहन को ऐसा जकड़ती है। अभी डॉक्टर साहब है, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब की कोई 20 साल की एजुकेशन होगी, कोई 18-19 साल की मेरी भी, आप लोगों की भी इंशाल्लाह इसी तरह हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जब आप फिल्म देखने जाते हैं ना, तो आप अपना दिमाग घर रख के जाते हैं ठीक है। फिर वो जो बोल रहा होता है, आप सिर्फ उस मोमेंट में जी रहे होते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। देन आप, हाँ, ये हम हमेशा कहते हैं कि रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन अनलेस इट्स टोल्ड लाइक अ फिक्शन। देखा जाए तो जो हकीकी कहानियाँ हैं ना, वो ज़्यादा हैरान करने वाली, वो ज़्यादा हैरत अंगेज हैं। लेकिन अगर वो अच्छी तरह सुनाई ना जाए तो वो सिर्फ एक बोरिंग सी हकीकत बन के रह जाती है। देन स्टोरीज कैन मेक सेंस आउट ऑफ द नॉइस। जो भी आप ये शोर शोर मच रहा है ना, इसके अंदर अगर कहीं कोई सेंस है, कोई सोल है, तो वो सिर्फ कहानी से पैदा हो सकती है। फिर आप देखें कि जोसेफ स्टालिन ने कितनी खूबसूरत बात की। उसने कहा, द डेथ ऑफ वन मैन इज़ अ ट्रेजेडी एंड द डेथ ऑफ अ मिलियन इज़ अ स्टैटिस्टिक। खबर चली, आपने सुना कि जी ज़लज़ले में कहना नहीं चाहिए, सब ज़रा तकलीफ़ दे, लेकिन 100 लोग या 125 लोगों की डेथ हो गई। आपने कहा ओहो, आपने चैनल बदल दिया, ठीक है। वहीं पर एक सीज़न है, ठीक है, जहाँ पर एक आदमी है, उसकी ज़िंदगी की कहानी सुनाई जा रही है, वो तकलीफ़ों से गुज़र रहा है, वो मसाइल से जूझ रहा है, और उसके बाद फाइनली कहीं जाकर जो है वो एक अपनी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है उसके करीब तरीन पहुँचने लगता है कि उसकी डेथ हो जाती है। ओह, आप बड़ा तकलीफ़ में रहते हैं और आपने दोस्त को फ़ोन करके कहते हैं सीज़न ज़रूर देखना। मतलब 100 बंदा मर गया, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा। एक बंदे की कहानी बार बार देखे जा रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं लोगों को। क्या फ़र्क है उसमें और इसमें? पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। अच्छा, अब ज़रूरी क्यों है? ये तो हो गया ना पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग के होनी चाहिए। कहाँ कहाँ काम आती है? पॉलिटिक्स, लीडर्स टेल स्टोरीज ऑफ नेशंस एंड होप, ठीक है। अब आपके जो लीडर्स हैं ना, वो भी आपको कहानियाँ सुनाते हैं, ठीक है, वो आपको मुख्तलिफ़ तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। अभी जो रीसेंट मिसाल है इसकी, वो बताएं आप मुझे। अभी आपने एक बेहतरीन स्टोरी टेलर को यूएसए के मेयर का इलेक्शन जीतते देखा है? सही है। आप सबके पास मोबाइल है? अब आप ऐसा करें कि एक गूगल करें, उर्दू फॉन्ट में ही जी। आई होप आप सबने पढ़ लिया, ठीक है। अब आप में से कोई आके बता सकता है मुझे कि किस तरह से स्टोरी टेलिंग इफ़ेक्ट करती है पॉलिटिक्स को, या जो आपने समझा है इस कॉलम से? एनीबडी, एनी वॉलंटियर? नूरान मुमताज़ी ने जिस तरह अवाम के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड किया स्टोरी के ज़रिए, वो अवाम के दरमियान रहा, और जिस तरह दूसरे जो पॉलिटिशियंस थे वो स्टेज पे या इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे अपना बयानियाँ देते रहे, उसने एक अवाम के साथ इमोशनल कनेक्शन जोड़ा, जिसकी वजह से अवाम उसके साथ कनेक्ट होती चली गई और ये उसको दूसरों से मुमताज़ कर गई, जिसकी वजह से यही उसकी कामयाबी का मेन मकसद है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक कहा इन्होंने। और इसमें एक और भी, कहानी के अंदर भी तो एक कहानी होती है ना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक पॉइंट है, आई होप कि आपने मिस नहीं किया होगा, वो ये था कि उसकी कहानी में ज़ोहरान की, और इसलिए मैं उसकी बात कर रही हूँ क्योंकि वो लेटेस्ट है, आप रिलेट कर सकते हैं। उसकी कहानी में वो हीरो नहीं है। अभी आप किसी भी सियासतदान को सुनेंगे ना, एक तो वो अपनी कहानी का खुद हीरो है, दूसरे वो आपकी कहानी का भी हीरो बनने की कोशिश करेगा कि मैं आपका की ज़िंदगी बदल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ज़ोहरान की कहानी का हीरो नहीं है वो। उसका जो हीरो है ना, वो बेचारा किरायों के दबाव में है, उस बेचारे को ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, उसके वही बुनियादी मसाइल हैं जो एक वर्किंग क्लास के गरीब आदमी के होते हैं। वो अपने हीरो की कहानी में उसका दोस्त है, उसका गाइड है। तो हमेशा आप देखिएगा कि कहानी में जो सबसे पावरफुल कैरेक्टर होता है
वो गाइड होता है, ना कि सिर्फ हीरो होता है। जो हीरो को गाइड करता है वो सबसे पावरफुल। तो समहाउ वो उनकी कहानी का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन गया कि उसने कहा हीरो तो तुम हो लेकिन मैं तुम्हारा गाइड हूँ। तो ये एक टेक्निक स्टोरी टेलिंग में उसने यूज़ की। ये मेरा एनालिसिस है, इसके ऊपर आप लोग बात कर सकते हैं, बल्कि अगर डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू कि आपने एंडोर्स किया। तो मैंने जो उसको एनालाइज किया वो यही किया है कि इसकी कहानी में जो नयापन है वो यहाँ से आया है। अच्छा, अब आ जाएं बिजनेस की तरफ। अच्छा, ब्रांड्स टेल स्टोरीज ऑफ ट्रस्ट एंड पर्पस। इसकी एक एग्जांपल मैं दूंगी और फिर मार्केटिंग का कोई बंदा बैठे? नहीं, BBA, और एक एग्जांपल आप देंगे, ठीक है? आप पे तो ज़्यादा इसकी जो है वो बर्डन आएगा। अच्छा, सबसे पहली एग्जांपल ये है, देखें आपको कोक पसंद होगी, सबको कोक एक अच्छा ब्रांड है, लेकिन आपको ये भी कोई कहता होगा कि कोक में चीनी बहुत ज़्यादा है, इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है और इसको खाने के साथ नहीं पीना चाहिए, डाइजेशन में मसला होता है, हाजमे में इशू होता है, ठीक है? लेकिन कोक को भी जिन्होंने ये बनाया है ड्रिंक, उनको भी ये पता है कि ये हेल्दी नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या किया, उन्होंने इसकी कहानी बिल्ड की। आपने कभी कोक के सारे एड्स देखे कि वो किस कहानी के गिर्द घूमते हैं? कोक की सारी कहानी है शेयर्ड हैप्पीनेस पे, बांट लो खुशियाँ, टुगेदरनेस पे, कि मिल बैठ के सब दोस्त कोक पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोक पी रहे हैं। तो उन्होंने अपनी कहानी जो बुनी है वो खुशी के, जो आप हर आदमी क्रेव कर रहा होता है खुशी के लिए, कि वो एक अच्छा मोमेंट गुजारना चाहता है, उसके लिए, और टुगेदरनेस के सब दोस्त इकट्ठे हैं तो चलो कोक मंगवा लो। उन्होंने इस तरह से आपके जहनों में ये बात बिठा दी कि कोक अनहेल्दी है, जो भी है उसके बारे में लोग जो भी कहें, लेकिन वो खुशी है। अब खुशी हर आदमी को चाहिए। सो दिस इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग इन ब्रांडिंग, कि ये आपके बिजनेस के लिए, आपकी ब्रांडिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जांपल देना चाहेंगे? एक एग्जांपल है जामी शेयरिंग की। जी, इस तरह की मुस्लिम है ना, तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हर साल रमजान के अंदर वो उसके साथ वो टेबल दिखाता है रमजान में कि सारी फैमिली बैठी हैं, फैमिली बैठी हैं, तो इस वजह से वो फैमिली टुगेदर रिलेशनशिप बिल्डिंग और साथ रिलेट करके जामी शेयरिंग। ही इज राइट। उनको पता है कि उनकी ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो मुसलमान है, तो वो अफ्तार की टेबल से शुरू करते हैं ताकि सारी दुनिया के मुसलमान रिलेट कर सकें उसके साथ। उनको पता है किसी अंग्रेज़ ने तो पीना नहीं जामे शीरी। तो अच्छा, अब एक और बात है, वो ये कि ये जो ब्रांड है, स्टोरी टेलिंग है, आपको लगता है कि बस को किसी ने स्टोरी टेलिंग अचानक ही बना दिया और बस ये पॉपुलर हो गया? ये ऐसा नहीं होता, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। जब वो एक स्लोगन, एक जुमला किसी ने कहा था ना, पहले बाटा फिर स्कूल, वो आज तक बाटा की एडवर्टाइजमेंट की या पाकिस्तान की एडवर्टाइजमेंट की तारीख में सबसे बेहतरीन जुमलों में से एक है। पहले बाटा फिर स्कूल। उसने कह दिया कि बच्चा स्कूल जाएगा ही नहीं जब तक कि बाटा नहीं जाएगा। दिस इज हाउ दे हैव वीव्ड अ स्टोरी। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम एजुकेशन की तरफ। देखें, आपको अपने वो टीचर्स अच्छे लगते होंगे जो बेहतर कहानी सुनाते होंगे, जो बेहतर कम्युनिकेट करते होंगे, जो बेहतर तरीके से बात करते होंगे। आप यकीन करें, आपको वो टीचर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते होंगे जो बहुत लाइक होंगे, बहुत लाइक फाइक होंगे, हर वक्त आपको डेटा और स्टैट्स सुनाते होंगे और कहते होंगे ये इतना हो गया, ये इतने % हो गया, ये ग्राफ यहाँ तक पहुँच गया। आप सो जाते होंगे उनके लेक्चर में। लेकिन जो आपको वही डेटा कहानी में सुनाता होगा, उसके लेक्चर का आप इंतज़ार करते होंगे। तो ये है स्टोरी टेलिंग इन टीचिंग। देन मीडिया एंड मार्केटिंग, फिर वही बात आ जाती है, स्टोरीज सेल इमोशंस एंड नॉट प्रोडक्ट्स। मैंने फिर यही कहा है आपसे कि इमोशंस बेचे जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता, क्योंकि आपका दिमाग हार्ड वायर्ड है किस चीज़ के लिए? इमोशनल कनेक्शन के लिए। आपका दिमाग जो है वो किसके लिए क्रेव कर रहा है? इमोशनल कनेक्शन के लिए, डेटा के लिए नहीं कर रहा। जबकि हकीकत डेटा में है, हकीकत वहाँ है, लेकिन
लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे, अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल। तो इसलिए आप कभी कभी जो है कहानी सुनना चाहते हैं। अच्छा, फिर पर्सनल ग्रोथ में, अब इसमें आपकी सबसे ज़्यादा क्लासिक एग्जांपल ये आप देंगे, क्योंकि मैं तो आपके जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स उनको नहीं देखती, ये हो सकता है जिनको मैं देखती हूँ उनको आप नहीं देखते होंगे, तो फिर हम किसी कोई कॉमन पॉइंट हमारा बनेगा नहीं। तो इसलिए आप लोग मुझे बताएंगे कि आपके सबसे फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है और उन्होंने कैसे अपनी पर्सनल कहानी सुना के आपको इन्फ्लुएंस किया। आप में से 2 लोग बताएंगे, यहाँ आकर बताना चाहें यहाँ आके बता दें, वहाँ बताना चाहते हैं वहाँ बता दें। आप बताएं आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है, आपसे जो दरमियान में बैठे हैं, जो उनको देख रहे हैं, जबकि मैं आपको देख रही हूँ आप उन्हें देख रहे हैं। कोई है नहीं है अभी तक, लाइक मैं इतनी जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता। वाह, इसकी अपनी कहानी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, हाँ नहीं, इट्स रियल, ये है कि हर आदमी की एक कहानी है ना, सिर्फ उसको सुनाने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। हाँ, आपको कोई इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर सकता, बड़ा अच्छा सवाल है, क्या ऐसी बात है? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक लाइफ में आया नहीं। वाह, चलें वो जब आएगा तो फिर पूछेंगे आपसे, आप बताएं, आप आके बताएं। आपने सिर्फ ये मुझे बताना है कम से कम लफ्ज़ों में कि उन्होंने आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया। अच्छा, अब यहाँ पे लोग बोले कहते हैं, लोग कहते हैं कि सिर्फ आप दुनिया को पढ़ें ना, आप तभी कामयाब हो सकते हैं, दीन को पढ़ें तब आप कामयाब नहीं हो सकते, चांसेस कम होते हैं। उन्होंने क्या किया, साइकोलॉजी में भी एडमिशन लिया और मदरसे में भी एडमिशन लिया, और दोनों चीज़ों उन्होंने क्या किया, छोड़ दें, आपने क्या समझा ये बताओ। मैंने उनसे यही सीखा था कि अगर आप दीनदार रहना तो तब भी आप कामयाब हो सकते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि दीनदार लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते और सिर्फ दुनियावी लोग जो होते हैं वही कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू, गुड। स्टोरी का जैसे इन्होंने बताया, तो फिर वो मैंने पीछे ये स्लाइड मैंने कर दी थी स्किप, लेकिन स्टोरी जो है ना उसका एक बिगनिंग होता है, एक मिडल होता है और एक एंड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जब भी कहानी सुनानी है, क्योंकि यहाँ मैं लिखने की बात नहीं करी, मैं सुनाने की बात करी, जब भी हमने कहानी सुनानी है तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसको स्ट्रक्चर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जहन में एक स्ट्रक्चर हो कि यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ पर ये इसका दरमियान है और यहाँ इसका एंड है। अच्छा जी, अब ये मेरा ख्याल है हम लोग कर चुके हैं हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर एक पॉइंट, वो ये कि इंस्पायर्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। आप ये देखें कि कहानी, हर कहानी जो है ना वो बाद में एक हकीकत बन गई, इंसान के तख़य्युल की महराज है कहानी। अब अलादीन उड़ता था कालीन पर तो सब लोग हंसते होंगे, ठीक है, फिर हेलीकॉप्टर भी बन गया, जहाज़ भी बन गया, उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान उड़ सकता है, ठीक है। इसी तरह से आप पुरानी कहानियाँ पढ़ें तो उसमें यह था कि मैं यहाँ पर बैठा था और इतनी दूर मुझे जो है वो फला बंदे की आवाज़ आई जो मुझसे कोसों मील दूर था। उस वक्त फ़ोन का तसव्वुर भी नहीं था, लेकिन ये सारे के सारी वो फिक्शनल इमेजिनेशन है जो इंसान के जहन में आई और उसके बाद उन्होंने हकीकत का रूप धार लिया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी की तरफ। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट हैं कुछ चीज़ें, वो है सबसे पहले उसमें है एक्सपोजिशन, सेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स। सबसे पहले होते हैं किरदार कहानी के, सही, यानी आप जब कहानी शुरू होती है तो सबसे पहले आपको बताया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहती हूँ कि ये बात है एक क्लासरूम की, ठीक है। अब आप सबके लिए ये बताना इंतहाई बेकार है, क्लासरूम में 6 कुर्सियाँ रखी थी, क्लासरूम में 25 बच्चे बैठे थे, क्लासरूम में क्या हो रहा था, ये बिल्कुल बेकार बात है। जब मैंने कह दिया ये कहानी एक क्लासरूम की है, तो जब तक वो कुर्सी उस कहानी का किरदार नहीं है उसे उस कहानी में नहीं आना चाहिए। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। यानी किरदार जो है वो आपके बहुत डेफिनेट होने चाहिए, आपको ये पता हो कि ये सीन है, ये कहानी है, ये किरदार है और इसको मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि किसी कहानी में कोई किरदार आपने एज ए मेटाफर यूज़ करना है, कहीं पर रम्ज, कहीं किनाया, वो ये क्या है ये मैं आपको आगे बता दूँ। फिर क्या होता है, कहानी का ग्राफ बढ़ता है, ये इसे राइजिंग एक्शन कहते हैं। पहले एक सेटिंग दिखाई, फिर उसके बाद बढ़ता है ग्राफ और कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। देखें, कोई कॉन्फ्लिक्ट से निकलेगी ना कहानी। अगर आप कहें कि मैं आया, मैंने क्लास ली, मैडम ने कुछ लेक्चर दिया, पता नहीं कुछ समझ आया, कुछ नहीं समझ में आया, मैं चला गया, कहानी तो नहीं है ना। कॉन्फ्लिक्ट है कहानी के अंदर एक,
कोई मसला है जिसको हमने डिस्कस करना है या जिसके थ्रू हमने कम्युनिकेट करना है, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट अब कहीं पे तो जाकर रुकेगा, ठीक है, चीज़ें सस्पेंडेड तो नहीं रहती, कानून कुदरत है। अब क्लाइमेक्स पे जाकर वो नीचे गिरेगा। जब वो नीचे गिरेगा क्लाइमेक्स पे जाके, यानी ये जो क्लाइमेक्स है ये इमोशनल पीक है किसी भी कहानी की, तो जब वो नीचे गिरेगा उसको कहते हैं फॉलिंग एक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, वो नज़र आते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं कहानी ख़त्म भी तो होनी है, तो वो रेजोल्यूशन है। अब आप कोई भी कहानी सोचें, यहाँ पर मैंने इसलिए सलीम और अनारकली की लिखी है क्योंकि ये भी हमारे कल्चर से बहुत रिलेटेबल कहानी है, और ये इसलिए रिलेटेबल है कि ये इम्तियाज़ अली ताज ने लिखी थी सबसे पहले। आपके जहन में तो फिल्म आई होगी, लेकिन इम्तियाज़ अली ताज ने ये सबसे पहले कहानी लिखी थी, ठीक है। तो सेटिंग क्या है, एक्सपोजिशन क्या है, कौन बताएगा? सेटिंग है मुग़ल एम्पायर, एकदम आपके जहन में अफ़गानिस्तान से लेकर और साउथ इंडिया तक की एक सल्तनत आ जाती है, ठीक है। सेटिंग है मुग़ल एम्पायर। दूसरी सेटिंग है, एक्सपोजिशन के अंदर जो है सेटिंग आती है, फिर कैरेक्टर्स आते हैं। दूसरी सेटिंग क्या है कैरेक्टर्स में? सलीम का किरदार है जो कि शहज़ादा है और इकलौता शहज़ादा है। फिर बादशाह का किरदार है जिसके बेटा नहीं हो रहा और वो जनाब सलीमुद्दीन चिश्ती साहब के दरबार पर हाजिर होता है और फिर उसे सलीम मिला है, इसलिए सलीम नाम रखा है उसका। यानी ये सेटिंग है कहानी की कि कितनी मुश्किल से उसने, बादशाह ने, वो बेटा लिया। और एम्परर कौन है? अकबर है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्परर्स, ठीक है। अब यहाँ ये हो गए कैरेक्टर्स। अब फिर इसके अंदर कैरेक्टर दूसरा क्या है? अनारकली है, जो कि उनके उसमें एक डांसर है दरबार में। और उसके बाद अब आप बताएं कि राइजिंग एक्शन क्या है इसमें? राइजिंग एक्शन है डिस्कवरी ऑफ लव बिटवीन अ प्रिंस और जो उससे स्टेटस में बहुत नीचे है वो औरत, एंड देन कॉन्फ्लिक्ट बिगिंस। कॉन्फ्लिक्ट किसके दरमियान है? कॉन्फ्लिक्ट बहुत लेयर्स में है। कॉन्फ्लिक्ट स्टेटस का भी है, एक बादशाह और उसके बेटे का भी है, उनका सेम स्टेटस है, उनका भी कॉन्फ्लिक्ट है, और जो लव कॉन्फ्लिक्ट है वो भी है। और फिर एम्पायर कि एक इतनी बड़ी एम्पायर, और क्या उस एम्पायर में ये हो सकता है, ये असूल इजाज़त देंगे, यानी बादशाह के बनाए हुए असूल, ये सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट है। फिर कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है। उसके बाद क्लाइमेक्स क्या है इसमें? सलीम चैलेंज करता है अकबर को, ठीक, और वो अपने बाप के खिलाफ ऐलान जंग करता है, ये है क्लाइमेक्स। और वो अपने बाप के खिलाफ जंग करता है। उसमें अब अगेन इसके अंदर लव वर्सेस एम्पायर, हार्ट वर्सेस थ्रोन, ये सारी चीज़ें आती हैं, कन्फ्रंट्रेशन आई है बाप और बेटे की। अच्छा, उसके बाद फॉलोइंग एक्शन क्या है? अनारकली को पहले उसने कैद किया, पहले उसने बेटे को हराया, अकबर ने बेटे को जंग में हराया, फिर अनारकली को कैद किया, बेटे की सज़ा माफ़ कर दी, अनारकली को मार दिया। और ये अब रेजोल्यूशन क्या है इसका? रेजोल्यूशन ये है कि अब आप कहेंगे एक बाज़ार है अनारकली के नाम से, ये इसका रेजोल्यूशन है, लेकिन ये है, यस, दिस इज़ पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन, कि मुझे नहीं पता ये कहानी सच है या नहीं है, इसका हिस्ट्री में कोई ऐसे मिलता नहीं है सुराग, लेकिन कुछ गैर मुमकिन नहीं है कि ऐसा हुआ हो। और अनारकली के नाम का बाज़ार है और उसकी कब्र है, और ये किस्सा जो है वो आप इतनी सारी जनरेशन्स गुजर गई हैं और ये आप सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन जस्ट डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू कंपोनेंट्स। अच्छा, अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग कोई भी फोक टेल आपके जहन में कोई भी आ रही है, उसको इसके ऊपर एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन, रेजोल्यूशन, वो आपने पूरी सुनानी नहीं है, सुनी भी होंगी हमने, आपने सिर्फ इन कंपोनेंट्स में डिवाइड करके बतानी है, ठीक है। तो आप में से आप लोग 1 मिनट ले लें, सोचें, और आप में से कोई एक हाथ खड़ा करें। हाँ जी, कोई तैयार है? कौन? आ जाए, इधर से ही बता दें। चलो खड़े होके तो बताएं ना, ताकि सबको नजर आए। हाँ, नाम बता दिया करें अपना पहले। हाँ, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहले तो उनके लिए तालियां बजाएं ना, देखिए जो खड़ा हो उसके लिए तालियां बजाएं। हाँ, अच्छा जी।
यही था, एक्सपोजिशन में ये था कि सबसे पहले सेकंड कैरेक्टर्स वो दोस्त होते हैं, खरगोश और कछुआ, जंगल है। हाँ, उनके दरमियान एक राइजिंग एक्शन कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जी, वो उसको कहता है कि तुम मेरे से जीत नहीं सकते कभी। यस, वेरी गुड। क्लाइमैक्स जाता है कि वो एक दौड़ शुरू हो जाती है जो कि हर कोई किसी को लगता है कि हाँ, मतलब यस, इमोशनल पीक। ये आता है कि खरगोश सो जाता है और वो अपनी मेहनत जारी रखता है। हाँ हाँ। और आज तक हम वो कहानी सुनते आ रहे हैं, रेजोल्यूशन एक बन गया हुआ है कि आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्या नाम है आपका? अहमद हसन। अहमद हसन ने कितनी सिंपल कहानी कितने अच्छे तरीके से ब्रेक की है। अब किसी भी कहानी को आप इस तरह से समझ सकते हैं, और मुझे पता नहीं क्यों ये शक है कि आप कहानी अब लिख भी सकते हैं। लिख सकते हैं ना? अच्छा, ठीक है, इसलिए मुझे अभी तक शक ही है। तो भाई अब मेरा इम्तिहान तो ख़त्म, आपका शुरू क्योंकि अब आप लोग आएंगे यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग पर। इसमें मैं आपको उसी वक्त ही बताऊंगी कि इसमें क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं। और आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि इससे आपकी इज़्ज़त और तकरीम में कोई कमी आएगी। आप सिर्फ ये सोचिएगा कि आप इससे लर्न करेंगे, आप इससे सीखेंगे, ठीक है। तो अब आप में से कोई, आपको वैसे बेसिक तो पता है ना पब्लिक स्पीकिंग का? नहीं पता? पता है सबको, लेकिन सब कह रहे हैं नहीं पता, नहीं पता। पब्लिक स्पीकिंग बेसिकली यही है, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपनी बात को बेहतर तरीके से अपने ऑडियंस तक पहुंचा दें, कम्युनिकेट कर दें, वो एक अच्छी पब्लिक स्पीकिंग है। दैट्स इट। यानी जो मैं सोच रही हूँ, जो आप सोच रहे हैं, आप वो बात इन साहब को सही तरह समझा दें, ये अच्छी पब्लिक स्पीकिंग है। दैट्स इट। तो पब्लिक स्पीकिंग आपको कहाँ कहाँ काम आएगी? देखें, अगर आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं हैं, तो लेट मी टेल यू, इंटरव्यूज़ में हमेशा आपको मसला होगा। आपको अपने, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको अपने पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने में मसला होगा, आप जितने मर्जी वाइज हैं, जितने मर्जी अक्लमंद हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको अपने टीम वर्क में इश्यूज आएंगे, अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं। देखिए, आपने एज एन इंजीनियर भी तो ग्रो करना है ना, ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए? लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप कैसे आएगी? पब्लिक स्पीकिंग से आएगी। जब आप किसी को कन्विंस कर लेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग पब्लिक स्पीकिंग का एक कंपोनेंट है। पब्लिक स्पीकिंग का एक कंपोनेंट है सिर्फ आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। पब्लिक स्पीकिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी टेक्निक्स हैं, 100 से ज़्यादा टेक्निक्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 4-5 के ऊपर हम वो करते हैं, फोकस करते हैं। और उससे भी ज़्यादा अहम यह है कि हम कोशिश करते हैं कि आप में से कोई ना कोई आए और वो इन टॉपिक्स के ऊपर, मैं आपको 6 टॉपिक्स देती हूँ, इनमें से किसी एक पर 2 मिनट तैयारी करें और फिर मैं आपको बुलाऊंगी। अच्छा, टॉपिक्स लिख लें। आपका फेवरेट टॉपिक एक तो पाकिस्तान टैलेंट फ्लाइट या फिर ब्रेन ड्रेन, कॉजेज एंड सॉल्यूशंस। ब्रेन ड्रेन, लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। कॉजेज एंड सॉल्यूशंस, इंग्लिश में करनी इंग्लिश में करें, उर्दू में करनी उर्दू में करें। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, किसी के पास भी ना। आप ये लिख लें 6 और इसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना लें और फिर मैं आप में से किसी को भी बुला लूँ। दूसरी आप ये कर लें कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, हाउ टू इम्प्रूव एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और तीसरा आप कर लें कि क्या पंजाब कभी सांस ले सकेगा, स्मॉग पर, स्मॉग पर कर लें। अब आपके पास 3 टॉपिक हो गए, कौन कौन से? ब्रेन ड्रेन हो गया, एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म्स हो गए, स्मॉग हो गया। अच्छा, अब 3 टॉपिक्स को तैयार करने के लिए आप सबको कितना वक्त चाहिए? 1 मिनट? वाह, मेरा ख्याल है 3 मिनट तो चाहिए। 5 मिनट ले लें। 5 मिनट के बाद आप में से मैं किसी को भी इनमें से किसी भी टॉपिक पर बुला लूँ, या फिर सुने, आप में से मैं किसी को भी बुला लूँगी, इनमें से जो अच्छा तैयार होगा वो आप एक तैयार कर लें। चलें,
हाँ जी, आप आ जाएं, आप ग्रीन शर्ट में। जिसको मैं देखती हूँ वो अपने से पीछे क्यों देखता है? मतलब मैं ऐनक उतार के बताती हूँ, आप आ जाएं ग्रीन शर्ट। जबकि पीछे किसी ने ग्रीन शर्ट नहीं पहनी, लेकिन उसने पीछे मुड़ के देखा सबको। हाँ सर, वालेकुम सलाम। सैयद, अच्छा क्या कौन से उसमें है? वो तो ठीक है, आप पढ़ क्या रहे हैं? कौन से डिसिप्लिन हैं? वेरी गुड, इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं जी। और ये कौन सा टॉपिक? सेकेंड ही टॉपिक का मेरा ख्याल है मेरा ये फॉर्मूला फेल हो गया अचानक पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुलाने वाला। मुझे आप लोगों को पहले पब्लिक स्पीकिंग पढ़ाना चाहिए था, है ना? चलो चलो कोई बात नहीं, चलो शुरू हो जाओ। कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है लाइफ में कि आपको अचानक कोई काम करना पड़ जाता है, तो आप ये समझें ये वही है। मेरा टॉपिक एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं सतत वो हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारा स्कूल का हो गया या हमारे कॉलेजेस वगैरह का हो गया या फिर हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे जो एजुकेशन दी जा रही है उसके बाद स्कूल लेवल के ऊपर जो सबसे मेन चीज़ आती है वो ये है कि हमारा जो कोर्स है बहुत ही आउटडेटेड है, मतलब कि बहुत ही पुराना कोर्स है, उसको आज तक अपडेट नहीं किया गया। अभी मेरे ख्याल इस दफ़ा हमने थोड़ा सा चेंज किया है, तो हमें चाहिए कि हम जो मतलब कि न्यू नॉलेज है जो क्या कहते हैं इस एरा के अंदर जो मतलब जो आउटडेटेड नहीं है, मतलब कि जैसे मैंने मैट्रिक में कंप्यूटर पढ़ा था, तो जो हमारी कंप्यूटर की बुक थी वो लिटरली वो चीज़ें थी जो हम मतलब कि हम 2, 4, 6, 8 में पढ़ते आ रहे थे। तो हम मुझे लगता है कि हमें उससे उस बेसिक नॉलेज से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाना चाहिए, ताकि जब बच्चे FSC में या फिर आगे अपनी क्या नाम है यूनिवर्सिटी लेवल पे CS को करें, परस्यू करें, तो उधर उनको हेल्प हो। दूसरा था कि जो हमारा चेक एंड बैलेंस है पढ़ाई के ऊपर, स्कूल्स के अंदर भी, कॉलेजेस के अंदर भी, यूनिवर्सिटी के अंदर भी, वो सही तरह नहीं हो रहा। वो बस एक कोर्स दे देते हैं और उसको क्या नाम है चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा रुक जाए नहीं आ जाए। देखें नहीं, देखिए मेरा जो मैं यहाँ पर इसलिए नहीं हुई, आप यहाँ इसलिए नहीं कि हम इस पर हंसें। हमने अभी इस पर ताली बजाई है सिर्फ इसलिए कि मैंने इसको बुलाया, इसकी चॉइस नहीं थी यहाँ आना, मैंने इसको बुलाया, मैंने इसको कहा। अब मैं इस पे अगर तनकीद करूँगी तो वो कभी भी आप किसी के सामने नहीं बात कर सकेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है दुनिया के बहुत बड़े बड़े अदाकार और स्पीकर्स को भी फियर ऑफ स्टेज रहा है, और फियर ऑफ स्टेज जो है ये बिल्कुल ऐसे जैसे बहुत सारे कॉकरोच या चींटियाँ आपके ऊपर हमला कर दें, उस तरह का फियर होता है ये। उसके बावजूद उसने यहाँ आकर जो भी टॉपिक उसने उस वक्त में 1-2 मिनट में किया था। अब सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत अगर कहीं पे कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं तो वो क्या है। अच्छा, आपने पूरे उसमें ना आप यूँ खड़े थे ना, है ना, हैंड जेस्चर नहीं थे, खुद ही पता था ना आपको। हाँ, अब आपने ये करना है कि जब भी आपने बात करनी है तो बहुत ज़्यादा हाथ नहीं हिलाने, बहुत ज़्यादा नहीं। आप जो बात कर रहे हैं उसमें जो आपका नेचुरल स्टाइल है उस हिसाब से जितने हैंड मूवमेंट की ज़रूरत है वो करें। दूसरी बात ये है कि जब आप स्टेगनेंट होके बात करेंगे, यूँ हाथ रखेंगे, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में असल में ये है, तो ये बेसिकली आपका ये इम्प्रेशन जाएगा। क्या इम्प्रेशन लिया आपने मेरी इससे? ये पीछे हाथ बांधे, मैं कॉन्फिडेंट नहीं। रिसर्च तो खैर किसी की पूरी नहीं होती, वो तो कभी पूरी होती ही नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस की कमी है ना, थोड़ा कमज़ोरी की निशानी है बुनियादी तौर पर। तो अच्छा, अब इन्होंने ऐसे रखा हुआ था, उन्होंने पीछे नहीं रखा हुआ था, उन्होंने ऐसे रखा हुआ था। इसका ये कमज़ोरी की निशानी नहीं होती, लेकिन समहाउ ये इसमें कहीं एनिमेशन मिसिंग है, यानी कि जिसमें मैं इन्वॉल्व करूँ आपको अपनी बातचीत से। फिर दूसरा, इनका आई कांटेक्ट ठीक था। आई कांटेक्ट में राइट, सेंटर तो कोई है नहीं, लेफ्ट आपने इस तरह देखना था, लेफ्ट राइट, सेंटर में है तो सेंटर में भी देखना, आपने एंगेज करना आई कांटेक्ट में, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें। अच्छा, क्योंकि मैं आपको बताऊं सबसे पहले जो सबसे अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि आप कर क्या रहे हैं।
कोई नहीं देख रहा होता कि आप बोल क्या रहे हैं। यानी इस वक्त जब मैं नीचे उतरूंगी तो मैं जितनी मर्जी अहम बात कर रही हूँ, आप ये देखेंगे ये नीचे उतरी है, आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मैं कितनी अहम बात कर रही हूँ। तो इसलिए सबसे पहले जिस चीज़ पे काम करना है आपने, वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे काम करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है कि मैंने चलना कैसे है, मैंने रुकना कहाँ पर है, मैंने हाथ कहाँ हिलाना है, पब्लिक स्पीकिंग। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हत्ता कि अगर आप सोचें कि एक सेटिंग है जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप इस तरफ बैठे हैं इंटरव्यूअर उस तरफ बैठे हैं, उसमें भी हैंड जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग मैंने देखा, इन्होंने तो खैर ऐसे नहीं किया, इन्होंने हाथ बांधे हुए थे, कि वो यूं करके बात करते हैं। बहुत ऑफेंसिव हैंड जेस्चर है, यूं किसी की तरफ पॉइंट ना करना। और इस चक्कर में मेरे सामने मैंने बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ, वो इंटरव्यू में फेल हो गए कि वो कह रहे थे नहीं आप ठीक बात नहीं कर रहे। भाई ये नहीं से बात क्यों शुरू करते हैं? नहीं से बात नहीं शुरू करनी किसी भी सवाल के जवाब में, कहीं भी पब्लिक स्पीकिंग में। पॉजिटिव नोट पे बात शुरू करनी है, पॉजिटिव नोट पे बात ख़त्म करनी। एक और चीज़ मिसिंग थी, आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ना होते तो मैं ये ना कहती। देखें, आपको आपकी बुनियाद क्या है? फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स जो है वो डेटा की बात करती है, स्टैटिस्टिक्स की बात करती है। आपने एक बात तो की, ठीक है, अच्छे तरीके से की, लेकिन डेटा मिसिंग था। इस टाइम में आपको सबसे पहले जब भी कोई बुलाए कि आकर बात करें, तो उस हवाले से थोड़ा सा डेटा सर्च करें, कोई एक बात। क्योंकि डेटा क्या लेकर आता है? ऑथेंटिसिटी। जैसे आप एग्जाम्पल है एजुकेशन सिस्टम के, पाकिस्तान में इतने नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं, ऐसा ही है, कितने नौजवान बेरोज़गार हैं और उसकी क्या वजह है? कनेक्ट करें फिर चीज़ों को। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि वो कंप्यूटर साइंसेस की बुक जो हमने उस वक्त पढ़ी थी वो अब जो है रिडंडेंट हो गई। यानी आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीखें, पॉइंट्स को, क्योंकि बातें उन्होंने सारी ठीक की हैं, सिर्फ कहाँ थोड़ा सा मिसिंग था? बॉडी जेस्चर और कनेक्शन। एंड थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, अब आ जाएं, अब कौन है? अब सब इधर उधर देखना शुरू हो गए। हाँ, आज स्मोक पे आ जाओ। इसके बाद और कितने 2 और करेंगे हम, ठीक है ना? और उसके बाद फिर विल रैप अप। My name is Hassan Amir and my topic is Will Punjab Ever Breathe? So smoke का जो टॉपिक है हमारा, अभी आप लोगों ने देखा होगा पंजाब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है स्मोक कैनन्स को यूज़ करने का, जिसमें कैनन्स बेसिकली ये काम करती हैं कि वो पानी को छिड़क देती हैं रोड्स पर और सिर्फ 20 to 30 मिनट्स के लिए उससे स्मोक कम हो जाती है। टू बी ऑनेस्ट, मेरा ओपिनियन ये है कि दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। अगर हमने स्मोक को ख़त्म करना है या कॉम्बैट करना है तो इसके लिए हमें उसको सोर्स से ख़त्म करना पड़ेगा, लाइक इंडस्ट्रियल एमिशंस और ये जो गाड़ियों से धुआं निकलता है और क्रॉप बर्निंग। इसके लिए हमें फार्मर्स के साथ बैठ के पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, इंडस्ट्रीज उनको बंद करना पड़ेगा जहाँ पर टायर्स को जलाया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब स्मोक आ जाए तो हम ये कहें कि आर्टिफिशियल रेन करवा लें या कैनन से हम पानी छिड़क दें तो इससे स्मोक कम हो जाएगी। हमें चाहिए कि आने से पहले ही हम पॉलिसीज बनाएं सो दैट स्मोक को हम सोर्स से ही ख़त्म कर सकें। दिस इज़ द मेन पॉइंट। नाम क्या है हसन आमिर। और डिसिप्लिन किस में पढ़ते हैं? इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मुझे एज ट्रेनर कह लें या मैं तो कहती हूँ मैं आपकी कोलीग हूँ, हर कोई चाहता है कि वो यंग लगे, तो मैं एज अ ट्रेनर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे खुशी हुई। भला क्यों? कैसे? देखें, जो पहले आया था ना उस बेचारे के साथ ज़्यादती है, क्योंकि उसको कोई पता ही नहीं था, मैंने पढ़ाया ही कुछ नहीं था। उसने यहाँ आके तो वो बोले और उसके ऊपर फिर जो दूसरा आया वो उससे थोड़ा बेहतर था। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग बताएं मुझे कि क्या ये ठीक है? और जो तीसरा आया है, जो मैं बताती जा रही हूँ वो करता जा रहा है। सो दिस इज़ समथिंग विच आई एम एंजॉइंग टॉकिंग टू यू नाउ। वेरी गुड। अच्छा, इसके अंदर अब क्या मिसिंग था? मिसिंग हर एक में मैं कुछ ना कुछ निकाल लूँगी। ठीक है। इनमें ये था कि इनका बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, ठीक है, और ऑल दो फिर वही बात है कि जो कंटेंट के हवाले से मैं सबको एक ही जैसा रेट कर रही हूँ,
क्योंकि कंटेंट में बार बार कह रही हूँ कि कोई कनेक्टिविटी लाएं, कोई आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, यानी कि जो मैंने पढ़ाया है वो तो इतनी देर से पढ़ाया है, उसको कहीं पे भी आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसको अप्लाई करें कहीं पे ना, वो मुझे नहीं नज़र आ रहा। लेकिन देखिए वो इश्यूज़ पे बात की आप सब ने की और अच्छी बात की, और मुझे पोटेंशियल लग रहा है वो इस तरह से कि देखें उन्होंने बॉडी लैंग्वेज भी इसी वक्त इम्प्रूव कर ली अपनी, वो ठीक बात कर रहे थे, जो उनके जेस्चर्स थे बिल्कुल उससे, सिर्फ और सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस जो है ना वो आपके वो थे काफ़ी ब्लैंक, ठीक है ना, उस तरह से ब्लैंक नहीं कह सकते बट सपाट सीरियस या उस तरह से। तो जब आप कनेक्ट करते हैं ना ऑडियंस के साथ पब्लिक स्पीकिंग में, तो थोड़ा सा लाइवली आपको, यानी किसी की तरफ देखना है, किसी की तरफ मुस्कुरा के देखना है, किसी को कोई आपने ये बात करनी है किसी से, है तो ये आपको इसको थोड़ा सा लाइवली करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये ओवरऑल आपने अच्छी बात की, स्मॉग की, अगेन इसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा मिसिंग था। यही प्रैक्टिस जब आप शीशे के सामने करते रहेंगे, ये आखिर में मैं आपको टिप्स दूंगी, तो आप एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। और ये कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जो दुनिया में कोई और कर रहा है और आप नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। जब ये इतने छोटे से वक्त में मैं इतना ज़्यादा एक चेंज देख रही हूँ, तो फिर आप सोचें कि अगर आप खुद पर वर्क काम करना शुरू कर दें तो 1 साल बाद आप कितना ज़्यादा चेंज होंगे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अच्छा, अब मेरा ख्याल है जेंडर बैलेंस का बड़ा मसला आ गया भाई, लड़कियों आ जाएं, वी ऑल कलीग्स आ जाएं जी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, डोंट शाय। और मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ग्रेट, पंजाब यूनिवर्सिटी से, ग्रेट। और मेरा मसला मतलब ओवरऑल मसला ये है कि लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं। मेन वजह ये, अच्छा जैसे आपने बताया, गुड गुड गुड, अच्छा ठीक है, चलो। ये स्टोरी सुन रहे हैं, मतलब एक और फैमिली है, ठीक है, बहुत सादी सी फैमिली है, पुअर फैमिली कह सकते हैं। एक लड़का है, ठीक है, उसका मतलब वो अभी ग्रेजुएट कर लिया उसने, डिग्री बहुत अच्छी ले ली है, ठीक है, तो उसने डिग्री अच्छी ले ली है। उसके फादर है, मतलब हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मैं मतलब अपना रिलीफ चाहता हूँ, मेरा बेटा पढ़ लिख गया तो आगे वो कमाए और मुझे दे, मतलब मैं भी थोड़ा सुकून करूँ ना। और इसकी फैमिली है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया, और इसका पुअर घर है, हो गया। अच्छा रिएक्शन क्या है, वो राइजिंग एक्शन, उसमें ये आता है कि वो ना जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, बहुत सी मतलब यूनिवर्सिटी फॉर्म वगैरह में जा रहा है, ठीक है, अच्छी डिग्री लिया उसने मेरे जैसी, तो फॉर्म वगैरह में जा रहा है, तो अप्लाई वगैरह कर रहे हैं, लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रही। और वजह क्या आ रही है कि हर कोई जा रहा है, आप रेफरेंस जाए, मतलब आज पर जॉब मिल रही है रेफरेंस वाले को, ये हमारा एक्शन हो गया, राइजिंग एक्शन हो गया। अब क्लाइंट्स क्या बेचारा फुली इमोशनली पीक पे आ गया, घर से प्रेशर आ रहा है, बेटा बिजली के बिल आ रहे हैं, ये मसले आ रहे हैं, रेंट देना है, हमने ये करना है, वो करना है, आपकी छोटी बहन है उन्होंने भी पढ़ना है, उनकी फीसेज हैं, क्योंकि आजकल कॉलेज वगैरह की फीस भी बहुत हाई चली गई है, तो उनकी भी फीसेज हैं, तो आप मतलब बहुत सारी इशू आ रहे हैं, वो मेंटली ना फुली सिक हो गया कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर वो उसने सोचा कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये उसका क्लाइमेक्स है। अब आगे क्या करते हैं, वो बेचारा इकलौता बेटा था, बेचारे को अब अपना सब कुछ दिल छोड़ के ना अपार्टमेंट वो बाहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, बाहर जाके वो ड्राइविंग भी कर लेगा ना, तो फिर भी वो अच्छा नहीं कर लेगा, डॉलर से पैसे भेज देगा और माँ बाप हमसे सुखी रह लेंगे। लेकिन ठीक है, फिर वो दिल छोड़ के जा रहा है, और हमारी ये फॉलोइंग अच्छी हो गया, और हमारी रेजोल्यूशन ये आ गई कि बेचारे को जाना पड़ा, फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा, गुड वन। नाम क्या है? ताहिरा बतूल। अच्छा ताहिरा, कहानी अच्छी बनाई है, लेकिन ये नहीं बताना कि ये एक्शन है, ये क्लाइमेक्स है, वो तो लोग तो बोर हो जाएंगे, वो कहेंगे पता नहीं क्या बता रही है। वो जो उन्होंने की है ना तीनों ने, वो पब्लिक स्पीकिंग थी। हाँ, आप तो उनको बता रही थी कि ये कहानी है, तो इसमें ये अब राइजिंग एक्शन है, ये क्लाइमेक्स है। हाँ, खुद भी सोच रही थी, बस ये कुछ चीज़ें सिर्फ खुद सोचनी है और वो लोगों को नहीं बतानी, वरना वो कहेंगे ये क्या बातें करिए कि ये क्लाइमेक्स है, फिर ये राइजिंग एक्शन है, कि ये किस तरह की कहानी, वो रिलेट नहीं कर पाएंगे ना, उन्हें मेरा लेक्चर तो नहीं सुना हुआ है ना, तो फिर उनको क्या पता चलेगा। तो हाँ, पहले लेक्चर देंगे, फिर कहानी। तो उन तीनों ने जो की है ना, जो आपसे पहले आए हैं तीनों चारों, उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग की है ना, दिस वाज समथिंग बियॉन्ड पब्लिक स्पीकिंग।
लेकिन लेकिन अब आप लोगों से मैं पूछती हूँ, अब आप बताएं कि आई कांटेक्ट कैसा था? परफेक्ट था, अच्छा था, अच्छा सही है। एनर्जी लेवल तो काफ़ी हाई था, ठीक है ना, तो काफ़ी हाई था। अच्छा, सिर्फ एक जो फ्लॉ जो मैंने बताया कि वो कि कुछ उन्होंने खुद सोचना और कुछ लोगों को बताना है। क्लाइमेक्स जेन में खुद सोचना, लोगों को नहीं बताना कि ये क्लाइमेक्स, वो लोग गेस करेंगे कि ये क्या है, ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा थी, ज़्यादा था नहीं, वो एक्चुअली वो आउट ऑफ एनर्जी हो रहा था, क्योंकि वो काफ़ी एक्साइटेड थी ये बताते हुए, तो इसलिए वो आउट ऑफ एनर्जी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, एट टाइम्स आप टेड टॉक्स वगैरह जाके देखें तो जो लोग बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी पब्लिक स्पीकर्स हैं ना, उनको भी लोग देख रहे होते हैं और बड़े शौक से देख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसको टेम किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, लेकिन हर कोई फ्रेम तो नहीं है ना कि कोई फिट होगा कि मैंने इस बात पे हाथ यूँ करना है, इस हाथ पे, रोबोट तो नहीं है ना, ठीक है। तो वो उसका एक अपना स्टाइल था। मेरा ख्याल है अगर मैं देखूंगी तो इट वाज समहाउ एंटरटेनिंग एंड गुड, क्योंकि यू हैव टू बी बिट एंटरटेनिंग, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके कंटेंट पे। कंटेंट सबका ही एक जैसा था, लेकिन आपने उसमें कहानी डाली जो कि मुझे बेहतर जी। एक और मसला है कि ना, ये जो उनकी कहानी इन्होंने बताई है ना, ये थोड़ी सी सीरियस नेचर की है। हाँ, तो उसके मुताबिक इनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, कहानी से ज़्यादा खींची। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको, देखिए एट टाइम्स आप बहुत सीरियस बात भी बहुत मतलब जिसको कहते हैं मजाक में करते हैं ना, यानी कि एक्चुअली शी वाज गिविंग एन इंफॉर्मेशन, वो एक कहानी सुना रही थी जो कि डेफिनेटली उसकी भी सही ऑब्जर्वेशन है कि जी आपने सीरियस नहीं सुनाई, लेकिन अब ये उसके मतलब जो समझी हूँ इनका कि उनके अंदर इनबिल्ट नहीं है कहीं कि वो बहुत सीरियस होकर आपको कहानी सुनाएंगे। एक लड़का था, उसने बहुत अच्छी तालीम हासिल की, फिर उसके माँ बाप ने कहा कमा कर लाओ, तो शायद वो उसके अंदर इनबिल्ट नहीं है कहीं ये अपने आप को चेंज करना ना। शी इज़ बबली, शी इज़ एनर्जेटिक, तो उसने उसी तरह ही वो एक सीरियस कहानी मजाक के उसमें उनसर में सुना दी। बात ये है कि क्या बात पहुंची? तो हाँ पहुंची, तो वो तो हर एक का अपना अंदाज़े बयां होता है। अदरवाइज हाँ, थोड़ा सा ये कि आपको अपने जेस्चर्स के ऊपर कभी काम करना पड़ेगा। यू आर सो फुल ऑफ एनर्जी, और आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि फेशियल एक्सप्रेशन मैंने कहाँ क्या देने हैं, कहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन मैंने किस तरह के रखने हैं, ठीक है। और फिर वही बात है कि कंटेंट के अंदर अगेन कंटेंट में सीरियसनेस या ऑथेंटिसिटी सिर्फ डेटा से आती है। चौथी पांचवी दफ़ा बता रही हूँ, लेकिन कोई बंदा नहीं बोल रहा उस पर। वैसे 1 मिनट में क्या हो जाता है? नहीं, शुरू करना है वहाँ से 1 मिनट में आपने शुरू करना है वहाँ से ना, कहीं से शुरुआत तो डेटा के साथ करें ना। यानी आप बताएं कि पाकिस्तान में अब तक, अब देखिए मैंने आपको टाइम दिया था, आप गूगल कर लेते, पाकिस्तान में अब तक इतने फ़ीसद फॉर एग्ज़ाम्पल नौजवान मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। आए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ एक ऐसे लड़के की कि जो मेरी तरह बहुत अच्छी डिग्री कर रहा था, ठीक, गूगल देख लेती हैं, लेकिन ये है कि जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले तो आप कर लें, ठीक है, सही, थैंक यू। तो अभी आज हम लोगों ने पब्लिक स्पीकिंग में सिर्फ 3 से 4 टेक्निक्स पे बात की है, और मैंने आपसे बताया 100 टेक्निक्स हैं, और जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं वो 25 के करीब हैं, 25 से 30 के करीब। तो फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया, ठीक है। तो अगर दोबारा कभी मौका मिला तो फिर आपको बाकायदा पब्लिक स्पीकिंग पढ़ाएंगे भी, बेहतरीन पब्लिक स्पीकर्स सुनाएंगे भी, और फिर आपके साथ ये प्रैक्टिस की जाएगी। अदरवाइज़ मैं एज अ ट्रेनर कह लें या जो भी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ना सिर्फ सारे वक्त में अटेंटिव रहे, बल्कि आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और आप लोगों ने सीखा भी, यानी उससे वो लर्निंग मुझे नज़र आ रही है जिस तरह से आप लोग आकर बात कर रहे हैं ना, तो मैं आई कैन सी दैट। तो वह एक तालियां अपने आप के लिए भी बजा दें।